हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 6 के किताब का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है सरकार क्या है। तो इसमें हम सरकार के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार की सरकारें होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, या बहुत ज़्यादा महंगी होने के कारण किसी भी चीज़ का दाम कैसे घटाएं, बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाएं। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए गरीबों की मदद के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाए, इन सभी कार्यों के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरों देशों के शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, यह भी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है तब भी पीड़ितों की सहायता करना भी सरकार का काम है। ये सभी कार्य आपको नज़र आ रहे हैं। अगर यही कोई विवाद होता है तो अपराध करता है तो न्यायालय आ जाते हैं लोग। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। सरकार इतना कुछ कैसे कर पाती है, सरकार इन कामों को करने के लिए क्या आवश्यकता होती है, इस पर हम बात करेंगे। जब लोग इकट्ठे रहते हैं तो काम करने के लिए कुछ हद तक एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अब हर आदमी हर चीज़ तो नहीं कर सकता है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, ये सब लागू हो। संसाधनों के नियंत्रण, देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वो नियम बनाती है, निर्णय लेती है, अपने सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार के स्तर, सरकार के मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं: स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब होता है ग्रामीण इलाका, मोहल्ला, शहरों में मोहल्ले। और राज्य स्तर का मतलब होता है पूरा राज्य। और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर का मतलब होता है संपूर्ण देश। 3 प्रकार की सरकारें होती हैं। इसको त्रिस्तरीय व्यवस्था कहते हैं। हालांकि वो पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था अलग है, उस पर हम अलग बात करेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसके कारण 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं। 9 हो गए थे, 7 से 9 हो गए थे, लेकिन उनमें से दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक में ही मिला दिया गया, इसलिए 8 बचे। सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है, देश में रहने वाले सभी लोग कानून को पालन करते हैं। केवल यही तरीका है सरकार अपना काम कर सकती है। सरकार के पास कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ताकत होती है जैसे लोग कानून मानने में बाध्य कर सके। उदाहरण के लिए गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए, सबको पता है। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल सजा काटनी पड़ेगी या जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, इसके अलावा अगर लोग लगे किसी कानूनी ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वो कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को यह लगे कि धर्म या जाति के कारण किसी भी नौकरी में नहीं लिया जाता है, न्यायालय जा सकता है। नहीं लिया जा रहा है तो न्यायालय जा सकता है, जिससे कानून का पालन नहीं हो रहा है। न्यायालय आदेश देगा जिससे कानून का पालन होगा। सरकार के प्रकार, सरकार के निर्णयों और कानूनों का पालन करने की यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है, इस पर आते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर है कि वहाँ कैसी सरकार है। जैसे लोकतंत्र में लोग ही तय कर शक्ति देते हैं कि लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं कि वे अपने पसंद का नेता वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने पर यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों में उठाए गए कदमों के आधार पर बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जो राजतंत्रीय सरकार होती है। राजा रानी के पास निर्णय लेने की और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा अपने सलाहकारों के समूह का एक छोटा समूह होता है। राजा के पास अपने सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति भी उन्हीं के पास होती है। उनकी लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते, न ही उन्हें अपने निर्णयों पर सफाई देनी होती है। लोकतांत्रिक सरकार, भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्रीय व्यवस्था पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए गए हैं। लोकतंत्र के मुख्य भाग है लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होना, यानी एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र का मूलभूत विचार लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे
भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार को अपने आपको तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था कि जो लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग लेने नहीं देती थी। शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती जो पढ़े लिखे थे या जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब होता था कि औरतों, गरीबों और शिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत की आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोग वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता द्वारा संगठित होकर इस अधिकार की मांग की गई। गांधी समेत अनेक नेताओं ने अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। जब जोर शोर से मांग उठी, 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन जिस आदमी के पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो वोट दे नहीं सकता। जो दिन भर पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वह गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। वोट फॉर वुमेन पर एक आर्टिकल है यहाँ पर। संसार में कहीं गई सरकारों स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों का अधिक सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के प्रयोग के लिए संघर्ष प्रथम युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। जब आंदोलन में महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, अंग्रेजों में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। पूछा जा सकता है कभी सफ्रेज मूवमेंट किससे संबंधित है, कभी भी कहीं किसी भी एग्जाम में इसी को दिया जा सकता है। इसका अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध में बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उनके कामों के लिए बुलाया गया। पुरुषों के काम जो माने जाते थे उनमें महिलाओं ने विभिन्न प्रकार से काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया। तो लोगों ने देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में इतनी गलत दुर्भिद धारणाएं बना रखी थी। महिलाएं काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं का निर्णय लेने के समय समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार के साथियों ने सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसलिए उन्होंने जगह जगह पर लोहे की जंजीरों बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं, भूख हड़ताल पर बैठी। आखिरकार अमेरिका में वोट देने का अधिकार औरतों को 1920 में मिला। इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार 1928 में मिला, कुछ सालों बाद। यहाँ से आप महिला मताधिकार को जान सकते कब मिला, तो याद कर सकते हैं। इसमें याद करने के लिए मेनली ये है सफ्रेज मूवमेंट किससे संबंधित है, और औरतों को वोट देने का अधिकार अमेरिका में 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में मिला। इस कहानी को भी पूरी तरह से आप याद कर सकते हैं, कहीं उदाहरण में प्रयोग कर सकते हैं। जब आप ऐसे लिखते हैं उसमें भी ये कहानी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से चैप्टर ख़त्म हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। और जो भी इसमें त्रुटियां हों वो आप हमें बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। धन्यवाद।